तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं आरके क्लासेज में एक नई बुक हायर कॉम्प्लेक्स। इस बुक के पर्टिकुलर 3 नाम से ये चलती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। कहीं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से, कहीं हायर कॉम्प्लेक्स, कहीं हायर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से। क्लियर? क्योंकि बीएससी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और हायर कॉम्प्लेक्स के नाम से है, लेकिन बीएससी बीएड में यही बुक हायर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से चलती है, जहां पर 2 यूनिट एक्स्ट्रा है। वो पीजी वाला जो पार्ट है वो यहां पर बीएससी बीएड वालों के थोड़ा सा ज्यादा है, तो वो भी आपको इसमें कवर करवाया जाएगा। दोस्तों यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, हायर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जब से कंपटीशन में ग्रेजुएशन वाले पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, तब से स्टूडेंट और ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि यार कहीं ये ग्रेजुएशन वाला पार्ट हमारे आगे सक्सेस में कहीं रोड़ा नहीं बन जाए। इस वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट है अब ग्रेजुएशन को लेकर काफी सीरियस है और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है उसमें एक बहुत अच्छी कमांड हो। और एटलीस्ट स्टूडेंट यहाँ पर जब आप ग्रेजुएशन में चलते हैं ना, तो इस ड्यूरिंग आप ना बहुत बड़ी गलतियां भी कर बैठते हैं। गलतियां भी कह सकते हैं और कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी इसको कह सकते हैं। गलती भी नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि इसके साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना शुरू कर देते हैं, वो कंपटीशन की तैयारी भी स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये टाइम पर डिसीजन लिया है आपने, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात कभी भी मत भूलिए कि अगर आपने साइंस सब्जेक्ट लिया और पीसीएम अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट पर पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पर अगर कमांड नहीं बनी, कम से कम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पर अगर आपने कमांड नहीं बनाई ना, तो आपने बहुत कुछ खो दिया है। एक रास्ता आपने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, यूं समझो। कम से कम आपको ये जो आप पीसीएम लेकर ग्रेजुएशन 11 12 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट तो आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को ये कह सके कि हाँ मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं। बाकी उसके साथ में आपने ग्रेजुएशन में खूब उठा पटक करी हो, ये बहुत अच्छा हो सकता है। क्लियर? जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे मेरे टाइम मैंने यही किया था, मैंने एसएससी की प्रिपरेशन करी थी बीएससी सेकेंड ईयर से। क्लियर? लेकिन मैंने कभी भी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने मैथमेटिक्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्लियर? उधर भी मैनेज करते थे, इधर भी मैनेज करते थे, तो एसएससी में अगर मान लो उससे उठकर इधर आ गए और बहुत बड़ा मुझे बेनिफिट मिला उस तैयारी का। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, आज जहां भी मैं खड़ा हूं ना, इसके पीछे एसएससी की प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट जो अगर ठीक रहता है तब तो सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। मैनेजमेंट अगर बिगड़ जाता है ना, तो स्टूडेंट थोड़े दिन हाथ पैर मार लेता है, साल 2 साल, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जब स्टेबल अपने आप को नहीं मानता है कि यार मैंने तो ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो वैसे ही अपना कॉन्फिडेंस खो बैठता है। क्लियर? तो दोस्तों ये गलती आप मत करिए। क्लियर? आरके क्लासेज ऐप आपको इस बात की गारंटी देता है कि अगर आप आरके क्लासेज ऐप में ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो हर एक पॉइंट को काफी डीपली आप पढ़ेंगे। हर एक पॉइंट आपका इतना अच्छा और इतना स्ट्रांग होगा कि आप मैथमेटिक्स में तो कम से कम, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो कम से कम मैथमेटिक्स में तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि यार मैंने यहां पर सीखा है, और जो सीखा है ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, डायरेक्शनल है। क्लियर? क्योंकि हम ऐसा भी प्रयास करते हैं कि जब भी कोई भी काम करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि यार जब बच्चा इस कंपटीशन में उतरेगा, देन उसको कुछ और रिक्वायरमेंट भी होगी, तो वो रिक्वायरमेंट हम यही पूरी करने का प्रयास करते हैं कि देखो अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो अपना फोकस है वो बीएससी और बीएससी बीएड मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, हायर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक पर है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं देन आपके लिए तांडव बैच अलग से हमने बना रखा है, जिसमें सारे टॉपिक बहुत अच्छे से हमने कवर करवा रखे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि आज जो हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पैरेलल में अपनी 18+ बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं ग्रेजुएशन में, बीएससी में और बीएससी बीएड में 18+ बुक्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बुक पर अपना अभी पैरेलल काम चल रहा है। और वो बुक्स कौन सी है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए आप यहां पर स्टूडेंट ये इतनी सारी बुक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी बुक्स कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हायर कॉम्प्लेक्स है, और इधर आपको एक हायर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी दिख रही होगी। ये पर्टिकुलर आपके बीएससी के लिए है और ये बीएससी बीएड पर फोकस है, क्योंकि बीएससी में 3 यूनिट होती है। क्लियर? तो इसमें आपके कंप्लीट हो जाएगा। और बीएससी बीएड वाले जो एमडीएस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, उनके
टोटल 5 यूनिट है, तो 2 यूनिट जो है उनके पीजी की भी है, तो वो भी इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगी। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा इसके साथ में न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये भी चल रही है। कहाँ गई न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन, ये रही ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी चल रही है। दोनों में ही लॉन्चिंग डेट, क्योंकि अभी ये लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है, इसमें आपको 10 डेज तक 50% डिस्काउंट मिल रहा है और ये आपको एक बहुत ही रीजनेबल और लोएस्ट प्राइस पर मिल रहा है। दोस्तों अगर आप वाकई में अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स आपके वेरी फर्स्ट डे ही आपके हाथ में होना चाहिए। एक तो आप लास्ट में एडवर्टाइज में पढ़ते हैं, अब यार आया ही नहीं समझ में, अब तो मुझे लेना ही पड़ेगा, और फिर आपको टाइम क्या मिलता है 2 महीने 3 महीने, फिर उसमें हड़बड़ी में तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा ही हाथ लगता है। पूरा अगर मसाला अगर हजम करना है ना तो फिर आपके पास कंटेंट जो है वेरी फर्स्ट डे ही आ जाना चाहिए। अरे भाई जब पूरे साल भर की फीस दे रहे हैं तो पूरे साल भर तक आनंद लो ना कोर्स का, क्यों लास्ट टाइम स्टडी पर फोकस करते हो हमेशा ही। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, कुछ स्टूडेंट की कह रहा हूँ। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो बीएससी एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर का कोर्स है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बीएससी बीएड वाले जो स्टूडेंट है, या फिर जैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी में कुछ जगह तो फाइनल ईयर में न्यूमेरिकल एनालिसिस दे देते हैं, कुछ जगह सी प्रोग्रामिंग दे देते हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो मैंने कॉम्बो भी बना रखे हैं, सब बना रखे हैं। तो दोस्तों न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट है ये भी आपको, ये रहा, ये भी आपको 50% डिस्काउंट में 10 डेज तक मिलेगा। क्लियर। तो ये तो बातें हो गई आपके कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, और बाकी सारे कोर्सेज आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। एक सिंगल कोर्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप ये कह सके कि सर ये तो मिला ही नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर आप जो नया पढ़ाते हो क्या वो हमें भी मिलेगा क्या, क्या हम भी उसके हकदार है क्या। डेफिनेटली अगर मैं कोई भी नया काम करता हूं ना तो वो सारे एग्जिस्टिंग कोर्स जितने भी हैं उन सब में वो वीडियोस मिलते हैं, चाहे आपके कोर्स की वैलिडिटी एक दिन ही क्यों नहीं बची हो, तब भी आप उस कोर्स को देखकर जाएंगे। 1 ईयर एक दिन की बची हो तो भी आपके लिए वो कोर्स जो है अवेलेबल रहेगा। अब ये बात अलग है कि अगले ही दिन आपका जो है वो एक्सपायर हो जाता है। क्लियर। अगले 1 ईयर की वैलिडिटी है। मैं तो बता रहा हूँ कि 365 डेज हो गए, क्या सर हमको भी वो मिल जाएगा क्या। डेफिनेटली दोस्तों, अगर मैं कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, नए तरीके से कोई भी स्टार्ट करता हूँ, तो वो फायदा आप सभी को मिलता है। और ये कुछ कॉम्बो कोर्सेज हैं जो मैंने एमडीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। पूरा बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, एंड ऊपर हमारा बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो सारे कोर्सेज की बात हो गई, और अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, ये हायर कॉम्प्लेक्स, और जिसमें यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो दोस्तों आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में ही पढ़ा होगा। क्लियर। और 12th में जो हम पढ़ते हैं वो एक बहुत लिमिटेड सेगमेंट होता है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया जाता है, आपको ऐसे इनवर्स, पोलर फॉर्म, ऐसे बहुत सारी चीजें बताई जाती है वहां पर भी। लेकिन यहाँ पर जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो काफी कुछ ऊपर के लेवल का होता है, और इस लेवल को दोस्तों आप खुद जब अगर मान लो एफर्ट लगाते हैं ना तो बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। इसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बना रखी है, और बहुत इस लेवल से हमने डायरेक्शन सेट कर रखी है कि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार ये बुक जो है हार्ड है क्या, बहुत इजीली वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। क्लियर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कुछ पार्ट इनिशियल जो है वो 12th का ही है, तो मैं ये कह के नहीं छोड़ूंगा कि यार ये तो 12th का है, आपको आता होगा ना, चीजें जीरो से ही शुरू होगी और आपको अपग्रेड किया जाएगा। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहला हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, श्री गणेश हम कर रहे हैं। देखिए आप ये नंबर्स हैं बहुत सारे, इनको आप देखिए, ये नंबर जो है ना, एन नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, डब्ल्यू जिसमें होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है, देन इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं, 0 भी इंक्लूड है। क्लियर। देन रेशनल नंबर क्यू, उसमें क्या होता है कि इंटीजर्स तो आते ही हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू और आ जाती है। क्लियर। और या फिर यूं कह सकते हैं कि डेसिमल में जो रिपीटेड वाली डिजिट होती है ना 1.3333 ऐसे टाइप की, तो ये भी आपके रेशनल नंबर का ही पार्ट होती है। क्लियर। तो 4 जो शुरू में लिखी हुई है एन, डब्ल्यू, जेड और क्यू, इसमें ऐसा सिस्टम है कि क्यू में तीनों शामिल है, जेड में ऊपर की दोनों शामिल है, डब्ल्यू में ऊपर वाली शामिल है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो हमें आता ना, अभी मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं
उसमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? पूछूंगा अभी। इरेशनल नंबर क्या होता है? देखो, इसमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिनके रूट कंप्लीट आप रूट नहीं निकाल सकते हो, और ऐसे डेसिमल के बाद में नॉन रिपीटिंग जो वैल्यू आती है ना, जैसे 1.23450 542, इस टाइप की जो आती है, उसको आप क्या कह सकते हैं? इरेशनल कह सकते हैं। लॉग का जो बेस होता है ई, वो भी आपके इरेशनल का पार्ट है। पाई की जो वैल्यू आपको 10th तक ये सिखाई जाती है कि 22/7 होती है, तो फिर एक बात बताओ, पाई की वैल्यू अगर 22/7 होती है तो उसको तो रेशनल होना चाहिए था, जबकि ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो मैं इरेशनल में लिख रहा हूँ। अरे भाई, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। वो तो क्या होता है कि 22/7 को सोल्व करते हैं ना, तो 3.14 और इसके बाद में जो डिजिट आती है ना, वो डिफरेंट होती है। तो यानी पॉइंट के बाद में 3.14, 22/7 का 3.14 और पाई का जो रिजल्ट होता है 3.14, इसकी थर्ड फोर्थ डिजिट के बाद में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो ये वेरिएशन इतना माइनर होता है कि कैलकुलेशन के लिए इसको 22/7 माना जाता है, इसके अलावा 22/7 नहीं होता है। क्लियर? रेशनल। अब रियल की बात करते हैं। रियल क्या होता है? ऑल अबव, ऊपर जितने भी नंबर है वो सारे क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? ये तो आप 10 तक पढ़ते हो, रियल नंबर तक का पार्ट। तो फिर 11th में आपको सिखाया जाता है कि देखो, इमेजिनरी भी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं भी होती है, और उसमें क्या होता है, जिनके रूट में नेगेटिव आता है, अगर ऐसे नंबर जिनके रूट में भी नेगेटिव हो, माइनस का साइन हो, तो वो आपके इमेजिनरी नंबर बनते हैं, जिनको हम आयोटा, -2 आयोटा, आयोटा/2 इस टाइप का कहते हैं। क्लियर? फिर आता है कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आप इमेजिन, आपने जो 10th में रियल नंबर तक के पढ़े थे और 11th में जो आपको इमेजिनरी पढ़ा दिया है, दोनों को कर दो मिक्स, कॉम्प्लेक्स। अगर हम इन दोनों को कर देते हैं कॉम्प्लेक्स, तो ये आपके नया नंबर क्रिएट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इट मीन रियल पार्ट को अगर मैं x कहूं, इमेजिनरी नंबर जो है उसको आयोटा y कहें, देन ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है x + आयोटा y। एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है इसको समझने के लिए। क्या है? देखो, छोटा वाला जो सर्किल है नेचुरल नंबर, देन उससे बड़ा उसको कवर करने वाला होल नंबर, उसको कवर करने वाला इंटीजर, उसको कवर करने वाला रेशनल नंबर, देन एक अलग मैंने बना रखा है इरेशनल नंबर। वो क्या है? आपके अलग, बिल्कुल सेपरेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? और इन दोनों को कवर करने वाला रियल नंबर बन जाता है। और फिर रियल के अलावा एक सेगमेंट और है इमेजिनरी नंबर, और दोनों को कवर करने वाला बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर अब हमसे ये पूछा जाए कि बताओ, मैथमेटिक्स में या जो भी आपका नॉलेज है उसके बेस पर, कि रेशनल नंबर अगर मान लो काउंटिंग की जाए, नंबर ऑफ टर्म इन क्यू एंड नंबर ऑफ टर्म इन क्यू सी, तो ज्यादा नंबर किस में होने चाहिए? वैसे तो ऐसी कोई फिक्स काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है। यानी क्यू में और क्यू सी, रेशनल और इरेशनल के कंपैरिजन की अगर हम बात करें, तो इरेशनल नंबर ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, ये भी एक मजेदार फैक्ट है कि यार, ये इरेशनल नंबर ज्यादा होते हैं क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन ये वास्तव में ज्यादा होते हैं। क्लियर? इस पर रिसर्च जो हुई है उसमें यही डिसीजन हुआ कि इरेशनल नंबर ऑफ एलिमेंट में ज्यादा रहते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि 12th का भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, और आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इन पॉइंट्स को स्किप करने की। एक एक पॉइंट पर आप डिस्कस करिए। लैंग्वेज को लेकर कभी भी परेशान नहीं होना है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज का क्या रोल है यहाँ पर? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्या दिक्कत है यहाँ पर? अब नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के लिए कंफर्टेबल रहती है। अगर आप आज भी प्योर हिंदी में पढ़ने के लिए लालायित है, अगर ये उम्मीद करते हैं कि हिंदी में पढ़ेंगे, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आप पीजी करोगे ना, अगले ही साल आपका इंतजार कर रही है, आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। आदत डेवलप वैसे करते ही हैं बहुत सारे स्टूडेंट। आपको अगर मान लो ऐसा माहौल नहीं मिला है तो कर लेनी चाहिए। क्लियर? और ये 2-5 दिन में आपको लगेगा कि यार ये तो और बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, यहाँ पर राइटिंग भी बढ़िया आती है, अच्छा समझ में आता है। इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स की हम बात कर रहे हैं, कौन सा वाला? देखो, आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, z = x + आयोटा y। क्लियर? एडिटिव इनवर्स तो होता है आपके -z, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपके 1/z। क्लियर? अब स्टूडेंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं।
प्रॉपर्टीज। ये कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पहले ही लिख के रखता हूँ ताकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो। बाकी सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स ये ऑन द स्पॉट आपके सामने होंगे, क्लियर, रेडीमेड आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक टेबल बनाई है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, Z1 प्लस Z2 करो चाहे Z2 प्लस Z1 करो, बात बराबर ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी होती है 0 और एडिशन के लिए इनवर्स होता है -Z। फॉर मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 ये आपके Z2 इंटू Z1 के इक्वल होता है। एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेटिव और इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, 1 प्लस 0 आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 1/0 होगा, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स, ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कार्टेशियन फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। एक होता है पोलर फॉर्म, एक क्या होता है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आप उसको कॉम्प्लेक्स में पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और पोलर फॉर्म देखो कितने प्लेन होते हैं, एक तो आप पोलर प्लेन की बात करते हैं, एक इंट्रिंसिक प्लेन भी आप कह सकते हैं, एस आई में जो इक्वेशन होता है, एक आपके कार्टेशियन प्लेन होता है। ऐसे बहुत सारे प्लेन होते हैं जिनमें कभी आर थीटा में आप पॉइंट का डॉट लगाते हो, कभी एक्स वाई में पॉइंट का डॉट लगाते हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। कभी एस साई में भी हम लगाते हैं, ये नेज समीकरण नहीं होता, इंट्रिंसिक फॉर्म। तो ये सारे अलग अलग प्लेन होते हैं। तो अगर मान लो Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपका कोई कार्टेशियन पॉइंट है, और अगर आप इसको पोलर फॉर्म में ले जाना चाहते हैं तो पोलर फॉर्म में कैसे ले जाएं, तो इसका फॉर्मूला है Z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। रूट आर कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया आपके मॉडुलस। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है ना, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और ये आपका डिसाइड तभी होगा जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ, इट मीन्स एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ऐसे आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ता है। क्वाड्रेंट डिसाइड होने के बाद आप थीटा का रिलेटेड फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि आपका जो जेड दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स प्लस आयोटा वाई में, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स होगा, क्लियर। और अगर मान लो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में जेड दे रखा है, देन थीटा आप निकालोगे पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप ये समझ रहे हैं कि सर पाई प्लस होना चाहिए था, आपने गलत लिख दिया कि ये पाई माइनस है, क्योंकि इधर गए पाई माइनस है तो इधर पाई प्लस होना चाहिए। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा और उसको कहना है कि आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो वो ऐसे जाएगा ना यार, फटाफट पहुंच जाएगा। वो ऐसे क्यों जाएगा, दो अलग अलग देश को पार करके जाएगा, इससे बढ़िया एक से दुश्मनी मोल ले, क्लियर। इस तरीके से यहां पर जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस जगह लाई करता है, देन आप उल्टा आ जाते हैं। और उल्टा आने का मतलब आपके नंबर जो है वो -π/2 और -π हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर -π प्लस थीटा, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, -π प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स, क्लियर। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 0 माइनस टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स, या 2π माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये चार फॉर्मूले हैं, कोई नई बात मैंने नहीं बताई है, ये आपके पूरा नई फॉर्मूले। एक नई थ्योरम डी मॉइवर थ्योरम या द माइवर प्रमेय, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वाली जो थ्योरम है दोस्तों, ये आपको 12th में पढ़ने को नहीं मिली होगी। उसके पीछे रीजन ये कि ये ओल्ड जो बुक थी ना 2008 से पहले, ये पूरा एक चैप्टर हुआ करता था डी मॉइवर थ्योरम का, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन धीरे धीरे मैथ्स को सिंक करते गए, 4 बुक से 2 बुक्स पढ़ लिया, 2 से आपको एक सिंगल बुक पढ़ने को मिलती है, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो भी कम हुआ, कंटेंट भी कम हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पर इसकी जरूरत है और मैं आपको यहाँ पूरा समझाने वाला हूँ। डी मॉइवर थ्योरम ये होती है कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपने इससे ऐसे चेंज कर दिया, और उस पर अगर मान लो पावर आ रही है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर n, तो इसका रिजल्ट आप ऐसे लिख सकते हैं कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी जो पावर थी वो थीटा के मल्टीपल में आ जाती है, क्लियर। और नोट देखो आप, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या होता है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा का कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्लियर। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आप देख लीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर आप 2 टाइम
बार लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार आपके क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जेड बार कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लोगे तो जेड आ जाएगा। क्लियर। और जेड माइनस जेड बार, जैसे कि दिस माइनस दिस करोगे ना तो 2 आयोटा वाई बचेगा, क्या रहेगा 2 आयोटा वाई, यानी 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगली बात समझ में, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसको कह सकते हैं। क्लियर। एंड जेड माइनस जेड बार करते हैं तो इस तरीके से आपका रिजल्ट लिखा जाएगा, सॉरी 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हूं, मैं चेक करता हूं। यस, आयोटा आएगा, बिल्कुल हम सही थे, यहां पर आयोटा लिखना भूल गए क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ओनली वाई होगा, नॉट आयोटा वाई होगा। क्लियर। अच्छा देखो, जेड प्लस जेड बार अगर आप करते हो ना तो ये दोनों आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2x रहेगा, और 2x का मीन 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, देन ये 2 रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा जाएगा। Z1 और Z2 के मल्टीपल करके अगर आप होल बार लेते हैं या फिर अलग अलग बार लेकर, अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, रिजल्ट बराबर आएगा। यूं कह सकते हैं कि बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन पर। और ऐसे ही मोड Z1 इंटू Z2 कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवा के फिर अगर मोड लें, या फिर Z1 का अलग मोड ले लो और Z2 का अलग मोड ले लो और फिर मल्टीप्लाई करवा लो, ये आपके अलग मतलब रिजल्ट सेम आएगा, यानी आपके जो मोड होता है ये भी सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इधर देखो आप, जेड इंटू जेड बार आपके किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर के, क्योंकि इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये आएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मोड जेड होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड जेड कितना होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीपल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स जेड इंटू जेड बार आपके क्या होगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। अच्छी प्रॉपर्टी याद रखिए, काम में लूंगा मैं। अपॉन में भी अगर मान लो ऐसे Z1 अपॉन जेड का होल बार लगा हो तो ये भी अलग अलग लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल मोड ऑफ जेड होता है, यानी कोई भी आपके पास जैसे जेड लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा वाई या 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ। क्लियर। अगर मैं आपको ये कहूं कि मोड ऑफ जेड निकालो तो ये आपके आएगा रूट ऑफ 2, तो बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड आपके 1 है, तो कौन बारी पड़ेगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू छोटी है रियल मोड ऑफ जेड से, कभी कभी बराबर भी हो सकती है। जैसे जेड की वैल्यू अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं कह दूं कि जेड जो है मैं 1 प्लस 0 आयोटा ले रहा हूं, तो मोड ऑफ जेड कितना होगा 1, और रियल पार्ट ऑफ जेड भी कितना होगा 1, तो कभी कभी इक्वल भी हो सकती है, बाकी बारी हमेशा मोड ऑफ जेड को ही पढ़ना है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर हम बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको इस पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कोई भी आपको एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देन आप उसका पोलर फॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जेड इक्वल में आपको गिवन है 1 माइनस आयोटा, चेंज जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म, इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, आप एक एक स्टेप को वापस देखना। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट का है, कौन से क्वाड्रेंट का है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जेड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 कोऑर्डिनेट में, रियल पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ लिखा जाता है और रियल पार्ट यहाँ लिखा जाता है। क्लियर। जो आपके कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव है, देन दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप x की वैल्यू क्या हो गई आपके 1 एंड y की वैल्यू आपकी क्या हो गई -1। सो मोड ऑफ जेड अगर आपको निकालना है, r क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 2। क्लियर। देन आप निकाल लो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इट मीन्स थीटा आप निकालने वाले हैं। थीटा अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपका क्वाड्रेंट आपको गाइड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका नंबर लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन आपको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला यूज में लेना चाहिए। क्लियर। सो यहां पर आ जाएगा सिंस जेड इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो थीटा इक्वल्स टू -tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, माइनस में tan इनवर्स -1 अपॉन 1, तो ये तो +1 हो गया,
तो ये आ जाएगा आपके माइनस में π/4। थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस π/4 आ गई। ये तो थीटा है, यहाँ आपने r की वैल्यू फाइंड कर रखी है, क्या है ये, √2। देन अब आपको क्या करना है, z फाइंड करना पोलर फॉर्म में। सिंस z इक्वल्स टू, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है आपके r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √2 एंड ये आ जाएगा आपके कोस माइनस π/4 आयोटा साइन माइनस π/4। क्लियर। तो z इक्वल में आ जाएगा आपके √2, कोस पर प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन π/4। अगर आप इसको सोल्व करोगे अगेन आपके आंसर पर पहुंच जाओगे। देखो 1/√2, ये तो √2, और ये आ जाएगा 1/√2 एंड माइनस आयोटा √2, √2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। ये तो पोलर फॉर्म में चेंज करने का एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब आप नेक्स्ट ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज, ये आपके इसमें ही कम से कम 3 से 4 बार रिपीट होगी। रियल एनालिसिस में भी रिपीट होगी, यहां पर भी रिपीट होगी, इसी में आगे और रिपीट होगी, यानी हायर कॉम्प्लेक्स में भी 2 बार और एक रियल एनालिसिस में भी ये रिपीट होती है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे इसका प्रूव करते हैं, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान से समझना जरूरी है। बहुत मुश्किल तो नहीं है काम, लेकिन कुछ स्टेप ऐसी है इसमें जिनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और जिसमें हम टेक्निकली मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हम ये कह रहे थे ना प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर मल्टीप्लिकेशन पर अगर मॉड है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और रिजल्ट बराबर आता है, लेकिन अगर यहाँ बीच में प्लस है या माइनस है ना तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। ये देखो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, कभी लेस देन हो रहा है, कभी ग्रेटर देन हो रहा है। तो ये अलग अलग शर्तें हैं। जैसे कि ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2, तो दोनों का अगर आप दोनों को अगर ऐड करके मोड लेते हैं तो वो रिजल्ट लेस देन और इक्वल होता है, बजाय कि आपने अलग अलग सेपरेट दोनों का मोड लेकर ऐड किया हो। क्लियर। ऐसे ही मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल मोड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये तो दिख ही रहा है कि भाई माइनस प्लस पर भारी पड़ेगा, ऐसे ही प्लस माइनस पर भारी पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आप एग्जांपल लेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लेट कर लेता हूँ Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और Z2 इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसा कुछ ले लिया। अगर मैं आपको ये कहूँ Z2 इक्वल्स टू, वहां ले लो, ये कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस 4 आयोटा ले लो, 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूँ कि Z1 प्लस Z2 फाइंड करो, तो Z1 प्लस Z2 आपके आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, और जिसका रूट अगर आप फाइंड करते हो तो ये 16 अंडर रूट में 41 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सेपरेट मोड ऑफ Z1 लेते हो तो √2, और इसका अगर सेपरेट लेते हो तो ये आ जाएगा आपके 5। क्लियर। 3 प्लस 4 ये 5 आएगा, तो 5 प्लस √2 ये वैल्यू आपके 6.4 अप्रोक्स होगी, जबकि ये वैल्यू आपके 6.3 अप्रोक्स ही होगी। और आप अगर समझ गए, अगर ये उलझ रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो एक बढ़िया तरीका और बताता हूँ मैं, एक इससे भी इजी तरीका, आप एक को माइनस वाला कर दीजिए ताकि इफेक्ट जो है ना अच्छे से दिख जाए। अगर अब आप अलग अलग लेते हैं तो रिजल्ट यही आएगा, लेकिन अगर आपने ऐड कर दिया ना तो ये आएगा आपके 4 माइनस 3 आयोटा, और जिसका रिजल्ट आपके ओनली 5 ही आ रहा है, और इधर 5 आ रहा है और इधर आपके 6.4 आ रहा है। कौन भारी पड़ रहा है, यही भारी पड़ रहा है। क्लियर। तो ऐसे आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि कौन सा रिजल्ट ग्रेटर देन होना चाहिए और कौन सा लेस देन होना चाहिए। अब मैं एक एक इनइक्वलिटी को आपको प्रूव करवा रहा हूं। देखिए आप, फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 का मोड लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 के। तो देखिए यहाँ पर हमने LHS लिया, एक पार्ट ले रहे हैं मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, तो इसका क्या करें भाई, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है, इसमें आगे बढ़ने का आपके पास कोई चांस है ही नहीं। तो क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट तो हो, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करके चल रहे हैं। इन सभी में आपको शुरुआत करने के लिए क्या करोगे, आप स्क्वायर करके चल रहे हो, आपने कोई LHS नहीं लिया, आपने इस टर्म का स्क्वायर से स्टार्ट किया। और आपको ये पता होना चाहिए कि मोड ऑफ Z, जब Z स्क्वायर जो है वो आपके मोड ऑफ Z के स्क्वायर होता है। क्लियर। तो ये मोड ऑफ Z स्क्वायर ही तो है, तो इसको आप अलग अलग अगर मोड को सेपरेट करना चाहते हो, ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2
एंड Z1 प्लस Z2 इसका बार। क्लियर। अब आपका क्योंकि प्लस पर जो बार होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये आएगा आपके Z1 प्लस Z2 और ये आ जाएगा आपके Z1 बार प्लस में Z2 बार। क्लियर। अब आप देखो यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये आ जाएगा आपके Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार, और आगे भी अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, अगर आगे भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या करना है। अच्छा देखो ये तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर बन रहा है आपके। अरे भाई प्रॉपर्टी हम यूज में ले रहे हैं, सिंस जेड बार इक्वल में होता है मोड ऑफ जेड स्क्वायर, तो जैसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था अलग अलग, वापस ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही तो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और लास्ट वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इस पार्ट का क्या करें, इस पार्ट का ये करो। आपको पहली प्रॉपर्टी में ऐसा लग सकता है कि यार ये अजीबोगरीब क्या कर रहे हैं सर, लेकिन आफ्टर सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी में लगेगा कि ये तो ऐसा ही है, इसको तो इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। अच्छा ये जो सेकंड पार्ट है ना, जिस पर Z1 पर बार है और Z2 पर बार नहीं है, क्लियर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डबल बार। देख लो ना, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Z1 पर बार आएगा और Z2 पर डबल बार आएगा जो वापस फ्री हो जाएगा। क्लियर। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है, सिंस एक प्रॉपर्टी ये होती है आपके कि Z1 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब उसका आप कॉन्जुगेट ऐड करते हो तो आपके 2 रियल पार्ट ऑफ Z लिखा जाता है। क्लियर। x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई दोनों ऐड होंगे तो 2x, इट मीन्स 2 रियल पार्ट ऑफ Z रहेगा। इट मीन्स देखो ना, ये नंबर और ये नंबर जब ऐड होगा तो आपके यहाँ पर क्या आएगा, देखो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बार, और इधर आपके क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। क्लियर। लेकिन मुझे तो ये वाला लाना है, और ये वाला अगर आपको लाना है तो ये भाई आपने अगर इसका स्क्वायर खोलते हो ना तो ये ऐसा दिखेगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मोड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2। अपने मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर आ रहा है, मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो ले आओ ना वो प्रॉपर्टी ग्रेटर देन लेस देन की, सिंस mod of Z रियल पार्ट ऑफ Z इज लेस देन इक्वल होता है आपके mod ऑफ Z के। तो आप एक काम करो ना, इस प्रॉपर्टी को यूज में लेकर रियल पार्ट को हटाकर वो मोड वाला रिजल्ट रख दो। तो आप इसको अगर रखना चाहते हो, आप एक छोटी वैल्यू को हटाकर उससे ग्रेटर देन इक्वल वैल्यू पुट करना चाहते हो, देन ये इक्वल वाला जो साइन है वो लेस देन इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि अब जो ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। सो mod ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ Z1 Z2 बार और प्लस mod ऑफ Z2 स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, mod ऑफ Z1 स्क्वायर एंड 2 mod ऑफ Z1 एंड mod ऑफ Z2 बार, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि x माइनस आयोटा वाई का मोड कितना होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड x प्लस आयोटा वाई का कितना होगा, तो भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जेड बार का मोड लो चाहे जेड का मोड लो, रिजल्ट तो बराबर ही होता है। तो मैं इसको हटाकर Z1 स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ Z1 और mod ऑफ Z2 और Z2 स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, और ये फाइनली आपके mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आप देखो, आप लेकर क्या चले थे, आप mod ऑफ Z1 प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर लेकर चले थे। अब आप स्क्वायर रूट अगर लेते हो, सो ये mod ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2 हो गया। क्लियर। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। आप देखते जाइए बस, आपको यूं नहीं लगेगा कि यार ये मामला कंफ्यूजिंग है, आपको लगेगा कि ये इंटरेस्टिंग है। इन चीजों को बहुत आसानी से हैंडल करना आप सीख जाओगे, ये पक्का है। अभी हम एक प्रॉपर्टी और करते हैं, आपको धीरे धीरे खुद ही उपजने लग जाएगी, आप खुद ही ज्ञानी बन जाओगे। क्लियर। तो देखो यहां पर नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आपके सामने है और इसको हमें सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, आपने शुरुआत करी mod ऑफ Z1 माइनस Z2, इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। सो इसको आप Z1 Z2,
इसको आप Z1 माइनस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 इसका कंप्लीट बार, और जिसको मैंने अलग अलग कर दिया अब, क्लियर। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 और प्लस Z2 और Z2 बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। यहां देखो आप, इसको Z1 Z2 बार और इसको मैं Z1 Z2 बार इसका बार एंड Z मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये आपके 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार बन रहे हैं, और ये मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। अब आप देखो कि आपको लाना क्या है, एटलीस्ट Z1 प्लस Z2 लाना है। इट मीन्स अगर आप इसका मोड अगर ओपन करते हो, होल स्क्वायर, अगर ये होल स्क्वायर में अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2, ऐसे होना चाहिए। अपने एक दिक्कत आ रही है, अपने दिक्कत आ रही है, एक तो नेगेटिव आ रहा है और रियल नहीं चाहिए। तो सेटलमेंट करते हैं, देखो कैसे। सिंस रियल पार्ट ऑफ Z ये लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ Z के। अगर रियल पार्ट मॉड Z से लेस देन है तो माइनस का रियल पार्ट ऑफ Z ये भी आपकी क्या होगा, लेस देन इक्वल मॉड ऑफ Z ही होगा, क्लियर। अगर मान लो कोई नंबर जो है, अगर मान लो कोई नंबर पॉजिटिव होकर ही मॉड से छोटा है तो नेगेटिव होकर तो छोटा ही होना है, क्लियर। आप ये नहीं कह सकते कि मॉड पर भारी पड़ जाएगा, कभी भी नहीं पड़ेगा, क्लियर। मैंने पूरा माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करवाया, अगर पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन को ग्रेटर देन लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने तो केवल यहाँ पर ये देखा कि मुझे माइनस इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये रिजल्ट ऐसे ही बना रहेगा, वन साइड मल्टीप्लाई हुआ है, क्लियर। यहाँ मैथमेटिक्स के लॉजिक नहीं है, बस इलॉजिक होकर सको यार, ये अगर पॉजिटिव होकर ही इससे छोटा है तो माइनस होकर तो इससे छोटा ही होना है, तो ये पुट कर दीजिए ना। जैसे ही आप माइनस रियल पार्ट ऑफ Z की जगह प्लस वाला रिजल्ट पुट करेंगे, आप बड़ा वाला रिजल्ट पुट कर रहे हैं, तो ये आपके ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 बार और मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, क्लियर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर 2 मॉड Z1 और मॉड ऑफ Z2 बार होगा, लेकिन इसको हमने लिख दिया, स्टेप खा गए हम, तो ये आपकी क्या आ गया, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड Z2 इसका होल स्क्वायर, और ये रिजल्ट किसका आया आपके, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज लेस देन इक्वल मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ये प्रूव हो गया, क्लियर। एक और बता देता हूं, फिर एक आपके लिए छोड़ देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो ये वाली मैं और बता रहा हूं, देखो अगेन आप वही शुरुआत करेंगे, तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लूं क्या, थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, काम बच जाएगा मेरा। डिजिटल का कम से कम ये तो बेनिफिट है कि आप अगर मान लो जरूरत की चीज आपके बैक स्क्रीन पर है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूं, कोई प्लस माइनस नहीं छोड़ जाए। हो जाएगा क्या, वाह, अगेन देखो मजा। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हमने लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग, सेपरेट कर दिया मॉड ऑफ Z1 Z2, मल्टीप्लाई किया आपके सामने, क्लियर, और यहां तक का रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया, क्लियर। अब देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखो कि ये जो रिजल्ट है माइनस वाला मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार और मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, क्लियर। देन यहां पर आ जाएगा आपके मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। अब इसको क्या लिखना चाहते हैं आप, नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, तो देखो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको यहां रीजन देना होगा, सिंस रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन होता है आपके मॉड ऑफ Z के। आप यहां पर लिखना क्या चाहते हैं, आप इसकी जगह माइनस का 2 Z1 Z2 लिखना चाहते हैं, Z1 और Z2 ये लिखना चाहते हैं। एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव नंबर इससे छोटा है, अगर मैं इस साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड को केवल अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, देन एक बात बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z
फिर तो भारी पड़ जाएगा माइनस मॉड ऑफ जेड से, तब तो ठीक ही होगा। ये तो अगर आप केवल इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूव चलना है तो आपको नेगेटिव चाहिए ना, इस वजह से। तो ये आपके आ जाएगा मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर, और इसकी जगह आप माइनस में 2 मॉड ऑफ जेड वन जेड टू बार और प्लस में जेड टू स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, क्योंकि ये मॉड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब तो ये फाइनली आपके क्या आ गया देखो, इसका स्क्वायर है ना, और ये क्या था आपके मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इसका होल स्क्वायर। सो फाइनली आपके अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो Z1 प्लस Z2 इक्वल में आ जाएगा मॉड ऑफ, सॉरी इक्वल में कहाँ, फिर इक्वल ही लगाया क्या मैंने, ये तो अब बारी पड़ गया ना, ये इधर हो जाएगा। क्लियर? और ऐसे ही यहाँ इधर हो जाएगा, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। क्लियर? अब एक लास्ट प्रॉपर्टी ये वाली और कर लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये भी आपको समझानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें भी एक स्पेशल कंडीशन आने वाली है। तो ये वाली कंडीशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो कुछ कॉपी कर सकते हैं क्या? तो यहाँ तक का कॉपी कर सकता हूँ मैं, तो कॉपी कर लेते हैं। देखो इसको, भाई जो टाइम उधर बच गया वो इधर समझा ही देता हूँ। वैसे ये वाली प्रॉपर्टी आपको देनी थी, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी मैं ही आपको समझा देता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी छूट जाती है जिसके लिए आप फिर मुझे पूछते रहते हैं कि सर ये वाली प्रॉपर्टी रह गई थी, हमें नहीं आ रही है, तो फिर वो एक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है ना वो भी भारी पड़ जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे कि नहीं आए, किसी के साथ ऐसा नहीं हो। क्लियर? तो कॉपी एंड पेस्ट यहां तक आ गए। क्या किया मैंने, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां तक की स्थिति हमने पुरानी ही कॉपी की। अब आप देखना यहां पर मजेदार बात ये है, रियल पार्ट ऑफ Z आपके इसके इक्वल होता है, हमें ये पता है। क्लियर? अब क्या करें भाई, अब आपको क्या प्रूव पुट क्या करना है, माइनस वाला ही प्रूव पुट करना है। इसका मतलब अब आपको यहां पर 2Z1 और Z2 बार पुट करना है, ऐसे ही तो पुट करना है। लेकिन कैसे पुट करेंगे देखो, अगर आप इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो फिर आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस रियल पार्ट ऑफ Z ये आपके ग्रेटर देन इक्वल होगा माइनस के मॉड ऑफ Z के। ये ऐसी स्थिति अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों आप यहां पर माइनस रियल पार्ट ऑफ Z की जगह अगर माइनस मॉड ऑफ Z पुट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू की जगह छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अगर आप बड़ी वैल्यू की जगह छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर आपके आ जाएगा लेस देन इक्वल मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर और माइनस 2 मॉड ऑफ Z1 और Z2 बार और प्लस में मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर आ जाएगा। सो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। सो फाइनली ये क्या बन गया आपके, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इसका होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर फाइनली आपके आ गया माइनस में मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। और अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके ये कंडीशन ऐसे प्रूव होने जा रही है। अब इसमें आपको एक मजेदार बात लगी होगी कि यार सर आपने कहाँ माइनस Z पुट किया, रियल पार्ट ऑफ Z की जगह केवल आपने यही तो रखा, ऐसा ही तो लग रहा है, फिर तो ये मामला ये वाला लेस देन इक्वल होना चाहिए। अरे भाई नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हैं। इनइक्वलिटी का जो सिस्टम है वो पूरा अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। रियल पार्ट ऑफ Z की जगह आपने मॉड ऑफ Z नहीं रखा, आपने माइनस रियल पार्ट ऑफ Z की जगह माइनस मॉड ऑफ Z पुट किया। क्लियर? इस वजह से यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z इस पर भारी पड़ रहा है। तो यानी आप इस बड़ी वैल्यू को उठाकर छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल आने वाला है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें मैंने आपको इनइक्वलिटी तक का पार्ट समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स और कुछ थ्योरम्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? आपके सामने थ्योरम के स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से लिखे रहेंगे, कुछ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस तरीके से मैनेज करने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी टाइप के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट और आगे के एग्जाम्पल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।